तो आई स्टूडेंट, अब हम सीखने वाले हैं कि कोई भी कंडीशन हमें दिया जाता है समीकरण निकाय के लिए, तो उसमें छिपे हुए अज्ञात चर का मान कैसे निकालें। कहने का अर्थ है कि जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन एक समीकरण निकाय दिया गया है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम देख पा रहे हो तो क्या है, आपका k एक अज्ञात चर है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर 21 हम बनाने वाले हैं, वहाँ पूछा जा रहा है कि k के किस मान के लिए इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो क्या होगा, वो जो होगा अद्वितीय हल होगा। मतलब कि k का हम ऐसा कौन सा मान लेके आएँ कि उसको अगर हम यहाँ रख दें और फिर इसको अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिले, एक अद्वितीय हल मिले। मतलब कि क्या, x का एक मान और y का एक मान। चलिए उसको प्राप्त करते हैं, कैसे हम उसको हल करने वाले हैं। तो ये दिया गया समीकरण आपके पास है। यहाँ से सर्वप्रथम आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ है आपका a1 बराबर है, a1 बराबर यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या 1, b1 बराबर है -k, c1 बराबर है 2, इसी तरह a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 2 और c2 बराबर है -5। यहाँ आपको लोड नहीं लेना है कि आप इधर है या इधर है, इक्वल के इस ओर है या इस ओर है, c1 और c2 जैसा है साइन के साथ आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अब कहा क्या गया है, अद्वितीय हल के लिए हमें k का मान निकालना है। तो अद्वितीय हल लगा देते हैं। अद्वितीय हल का क्या कहना है कि चूंकि अद्वितीय हल के लिए क्या होना ज़रूरी है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या ये फुलफिल करता है, तो देखते हैं यहाँ। तो a1 का मान है 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू b1 का मान है -k/2। ये हो गया b1/b2। वैल्यू किसका लेके आना है, k का लेके आना है। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब आप ये धारणा ना रखें कि केवल यहाँ पे इक्वल होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नॉट इक्वल है, ए भी एक साइन है, इसके साथ भी वही क्रियाएं होंगी जो इक्वल साइन है तब होता है। चलिए, तो 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, और -k का जब, या k का वैल्यू हमें जब निकालना है तो k बस यहीं रहेगा, 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू -k। क्या आपको -k का वैल्यू चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको तो चाहिए k का वैल्यू। तो k इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। इसका अर्थ क्या है, यही होता है आपका टर्निंग पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि आपको अब उन वर्ड्स को लिखना है, उन बातों को लिखना है जो कि यहाँ के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है वे बातें, कि देखिए k इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। अर्थ क्या है आखिर इसका? अर्थ ये है कि k का जो मान है, k का जो मान है केवल और केवल, ध्यान से सुनिए, केवल और केवल -2/3 नहीं हो सकता। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं, और आखिरी के जो लिखना होता है वर्ड्स, जो सेंटेंसेस लिखने हैं वो नहीं लिख पाता, उसके चक्कर में उनका मार्क्स कट जाता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है आपका, कि यहाँ क्या समीकरण निकाय का हल अद्वितीय प्राप्त होगा। कब? जब k का मान -2/3 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ k बराबर 2/3 इसके अतिरिक्त इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल k बराबर -2/3 के अतिरिक्त, के अलावा, के अतिरिक्त के अन्य सभी वास्तविक
मानों के लिए समीकरण निकाय का जो हल होगा, हल अद्वितीय प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ सिंपल से यही है स्टूडेंट कि अगर k के जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, -2/3 पुट कर देता हूँ, -2/3 पुट कर देता हूँ और उस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सीधा सा यही मतलब है। तो k का मान क्या नहीं हो सकता, -2/3 बस नहीं हो सकता, बाकी k के इस मान के अतिरिक्त k के अन्य सभी वास्तविक मान, मतलब ऑल रियल नंबर्स जो वहाँ के वैल्यू होंगे वो क्या हैं, यहाँ के लिए एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे सत्य है। अर्थात वहाँ पे अगर आप इसके अलावा कुछ भी पुट कर दें तो आपका x का एक मान और y का एक मान मिल जाएगा। ये है आपका इसका सल्यूशन और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। ध्यानपूर्वक समझिएगा और इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और एक एग्जाम्पल नंबर 21, 22 को करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 22 को, जो कि आपका क्वेश्चन है कि इसको हमें सॉल्व करना है किसके लिए, k के मान के लिए, जबकि इस समीकरण निकाय का हमें क्या हल प्राप्त हो, अनंततः अनेक हल प्राप्त हो। अर्थात अनंत हल प्राप्त होगा कब, कि इस वैल्यू का कब हम वैल्यू k का वैल्यू रख कर क्या प्राप्त कर सकते हैं, अनंत हल प्राप्त कर सकते हैं, और वह कौन सी वैल्यू होगी। तो चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं। कंडीशन आपको याद होना चाहिए, इससे पूर्व यहाँ पे कंडीशंस लिखे हुए थे कि क्या होता है अनंत हल के लिए कंडीशन। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करना और क्या प्राप्त करना कि यहाँ a1 क्या है, a1 है आपका k-3, b1 है आपका 3 और c1 है आपका k। c1 है आपका k व a2 है आपका k, b2 भी आपका k है और c2 जो है वो 12 है। इतनी बातें क्लियर हैं, बड़ा ही आसान है यहाँ तक। आगे कह रहा है इसको किसके लिए सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है आपको अनंत हल के लिए। तो अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होता है हमारा कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होता है। आइए उस पर वैल्यू रख देते हैं। a1 क्या है आपका, इसलिए k-3/k इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k/12। ये कंडीशन है आपका। अब इस इक्वेशन में अब हम देख पा रहे हों तो इससे पहले कभी यहाँ पे k रहता था तो यहाँ पे नंबर्स रहते थे, अगर यहाँ पे k है तो यहाँ पे नंबर्स, इस तरीके के कंडीशन मिलते थे। लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही पद पर k हैं, तो इस केस पे कैसे निपटें। तो ऐसे केसेस से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जोड़े के रूप में सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, हम सबसे पहले जैसे इसको ले लेंगे, ठीक, उसके बाद हम ले लेंगे इन दोनों को, फिर हम ले लेंगे इन दोनों को। कहने का अर्थ है कि फ्रॉम अब k-3/k बराबर 3/k से इन दोनों को हम लेने वाले हैं। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, k का जब k-3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 × k तो क्या आ जाएगा। आप भली भांति जानते हैं कि दोनों ही पक्ष में अगर एक जैसे टर्म होते हैं या एक जैसे क्या होते हैं संख्याएं अगर हमें दिखाई दे तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं इस k को इस k से अगर कैंसिल करा दूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा k-3
इज इक्वल टू के माइनस 3 इज इक्वल टू 3, के माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, या यहाँ पे अगर मैं रख दूँ तो हमें मिल रहा है k माइनस 3 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से ये 3 इधर चल के जाएगा तो +3 में बदल जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा 6, k का वैल्यू आ जाएगा 6। आइए देखते हैं क्या हम दूसरे केस पे देखें तो k का वैल्यू 6 ही आता है। तो अब क्या 3 अपॉन k इज इक्वल टू k अपॉन 12 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, k का जब k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। अब यहाँ से हमें तो k का वैल्यू चाहिए, k स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है आपका k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इस तरीके से यहाँ k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6 और -6, दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो अब यहाँ से कन्फ्यूज़न की स्थिति शुरू हो जाती है कि k का ये मान होगा या ये मान होगा, -6 होगा या 6 होगा, क्योंकि होगा तो केवल एक से अधिक नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक लास्ट सिचुएशन को भी देख लेते हैं कि तथा या इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, पहले वाले k माइनस 3 अपॉन के इज इक्वल टू और लास्ट वाला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू के का जब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 12 के माइनस 12 इंटू -3 हो जाएगा -36 के स्क्वायर। अब ये तो आपको किसी और ही दिशा में ले जा रहा है, कौन से दिशा में, ये आपको ले जाएगा, चलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये हो जाएगा के स्क्वायर। यहाँ पे सारे इधर अगर चले गए तो क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर। 12 के जब इधर जाएगा तो आ जाएगा 12 के माइनस 12 के -36 जब इधर जाएगा तो +36, और इस पूरे साइड में बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व अगर ये सिचुएशन आया है तो आप ज़रा इस ज़ीरो को भुला दीजिए, और इन दोनों में देखिए कि क्या है, के मतलब वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल का ऐसा सिचुएशन आपको पॉलिनोमियल में मिला है, बहुपद में मिला है, जिसके लिए आपने सॉल्यूशन ढूंढा है। कैसे करते हैं, याद आया क्या, गुणनखंडन, बिल्कुल, कैसे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो क्या हो जाएगा, ये हम टारगेट सेट करते हैं 36 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। फिर 36 को ऐसे दो नंबर में हमें तोड़ कर लिखना है जिनका गुणा तो क्या आ जाए 36 आए, लेकिन उनका जो जोड़ या घटाव है वो -12 आए। तो आप बनाएंगे उसको, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। ये होगा आपका -6 के माइनस 6 के, 6 के जुड़ेगा तो माइनस क्या देगा आपको 12 के, और दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 36। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आपका k कॉमन निकल जाएगा और k -6 अंदर बच जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन निकल जाएगा और k -6 कॉमन निकल जाएगा और k -6 आपका अंदर रह जाएगा। फिर k -6 दोनों ही जगह पे क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से k -6 इंटू k -6 आपका आ जाएगा इसका गुणनखंडन। तो यहाँ से हम देख पा रहे हों तो k -6 अर्थात k के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, और दोनों ही क्या हैं आपके धनात्मक मान है स्टूडेंट, दोनों ही क्या हैं धनात्मक मान है। तो इस केस पे हम कह सकते हैं कि क्या है आपका, इसलिए k बराबर 6
के बराबर जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आपका क्या आया है, 6 आया है। तो अब फिर से यहाँ पॉजिटिव 6, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही, और यहाँ केवल पॉजिटिव। अब यहाँ ये निर्णय लेना है कि कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा वो परफेक्ट हमारा आंसर है। तो परफेक्ट आंसर वही होगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन सा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कहने का अर्थ है कि अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, एक बार 6 रख दूँ और एक बार -6 रख दूँ, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। आइए उसको चेक करके हम देखते हैं। हालांकि ये रफ का काम होगा आपका, ऐसे आप ऐसे भी और मेंशन भी करेंगे फिर भी कोई बात नहीं होगी। कि आप अगर उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इक्वेशन नंबर 1 दे दें, तो क्या कह सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर k इज इक्वल टू -6 ले लेते हैं एक बार। k इज इक्वल टू -6, क्या k इज इक्वल टू -6 जब हम रखेंगे तो -6 -3 अपॉन -6, k का मान हम रख रहे हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू 3 अपॉन -6, 3 अपॉन -6 इज इक्वल टू -6 अपॉन 12। आइए इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये -9 अपॉन -6 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -6 अपॉन 12। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2, यहाँ से मिल जाएगा -1/2, यहाँ से मिल जाएगा -1/2। क्या ये सिचुएशन फुलफिल करता है, हमें उधर की ओर ले जाता है? यहाँ B1/B2 C1/C2 तो इक्वल हैं, लेकिन A1/A2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, इसीलिए चूँकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये सिचुएशन मिल रहा है, इसलिए k इज इक्वल टू -6 संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो संभव कौन होगा, k इज इक्वल टू 6। आइए उसको भी अगर हम देखें तो चलिए मैं इसको जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो इसको मैं रब करने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ अब इसको +6 के लिए। अगर आपको इस चीज़ को नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। और अब हम इसको देखने हैं +6 के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा ये 6 और फिर से हम वहीं पे अगर वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, 6 - 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12। आगे सॉल्व हम जब करते हैं तो 6 - 3 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 अपॉन 6, यहाँ बच जाएगा 3 अपॉन 6, यहाँ बच जाएगा 6 अपॉन 12। अगर सभी को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आप देख पा रहे हों चूँकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसलिए k बराबर 6 सत्य होगा, सत्य है। अतः k बराबर 6 पर समीकरण निकाय का हल या समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। बस आपको ये रफ काम में भी करके आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि k का जो मान है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, कि समीकरण के जो कंडीशन है, समीकरण निकाय का अनंत हल के लिए जो कंडीशन है उसको संतुष्ट करता है। अतः k बराबर जो 6 है वो हमारा आंसर होगा, k बराबर -6 हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को करते हैं एंड।
और बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम जल्द से खत्म करके इस चैप्टर को भी फिनिश करते हैं स्टूडेंट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के ख्याल रखिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द ही। तो जय हिंद।